नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि कोविड के इस समय भी आप लोग बेहतर होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर रह के लगातार पढ़ रहे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम सौरभ पांडे, जैसा बोर्ड पे लिखा आप देख रहे होंगे, और पिछले 15 सालों से मैं लगातार बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं जो टॉपिक वो है 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 जेनेटिक्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके सिर्फ 12th एकेडमिक को ही नहीं बल्कि नीट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और ये एक ऐसा चैप्टर भी है 12th क्लास से जिसमें बायोलॉजी में सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कोशिश करेंगे आपके इन सभी कॉन्सेप्ट्स को पूरा सही करने की और उम्मीद करेंगे कि आपको इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत ना रहे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक जेनेटिक्स। शुरू की जाए बच्चों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहली बात, जेनेटिक्स होती क्या है, क्या चीज है जेनेटिक्स? तो जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम दो चीजों की पढ़ाई करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक रहता है वो है हेरिडिटी, और दूसरा जो एक टॉपिक है इसके अंडर में वो है वेरिएशंस। तो पहले हम बात करेंगे हेरिडिटी की। ये हेरिडिटी क्या टॉपिक है? देखिए, हेरिडिटी जिसे हम इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, जब हम एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं और चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो एक लाइन है, लाइक बेगेट्स लाइक। और इसका कहने का क्या मतलब है? इसके तुरंत बाद आपको जो लिखा मिलेगा वो लिखा मिलेगा कि एक आम के पेड़ पे आम ही मिलेगा। जी, आम के पेड़ पे आम लगते हैं, और एलिफेंट यानी हाथी के जो बच्चे होते हैं वो एक छोटा हाथी ही होता है। बात समझने की कोशिश करिएगा, या आपको शायद समझ में आ गई हो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो हमेशा पेरेंट्स के सेम स्पीसीज के ही होंगे, एंड दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। हमेशा एक जैसे ही बनते हैं अपने पेरेंट्स के। तो ये जो माँ बाप से यानी पेरेंट्स से बच्चों तक कैरेक्टर्स जाते हैं, इसे कहते हैं हेरिडिटी। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैरेक्टर्स का जाना, यह कहलाता है हेरिडिटी। इसी तरीके से एक दूसरा जो आप बोर्ड पे नाम देख रहे हैं वो है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? तो वेरिएशन होता है डिग्री ऑफ डिफरेंसेस। कहा? डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन टू ऑफस्प्रिंग्स or between offspring and parents। दो ऑफस्प्रिंग के बीच में, दो बच्चों के बीच में क्या डिफरेंस है? एक ही पेरेंट के, जैसे आप ही दो भाई बहन होंगे या दो भाई होंगे, तो आप आपस में, एक्सेप्ट ट्विंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसके अलावा जो भी दो भाई बहन हैं, आप देखिए आप कितने डिसिमिलर हैं। वो जो डिसिमिलरिटी है वो है वेरिएशन। तो ये वेरिएशन क्यों आ रही है, ये भी हम जेनेटिक्स के अंदर में बात करेंगे। और किसी भी स्पीसीज में, सेम स्पीसीज में बात कर रहा हूं, यहाँ पे दो अलग अलग स्पीसीज की हम बात नहीं कर रहे हैं। विद इन अ स्पीसीज आपको कभी दो लोग एक जैसे नहीं दिखेंगे, एक्सेप्ट ट्विंस, जैसा मैं पहले कह चुका हूं। तो ये जो डिफरेंस है दैट इज वेरिएशन, ये है वेरिएशन। तो अब हम बात करेंगे
सबसे पहले कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? आप सभी ने इनका नाम 10th क्लास में पढ़ा है, मेंडल। वैसे इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। (1822) से 1884 इनकी लाइफ स्पैन है, मतलब सॉरी लाइफ इनका जो है वो रही। 1822 में ये पैदा हुए और 1884 में इनकी डेथ हुई। तो अगर हम ग्रेगर जॉन मेंडल साहब की बात करें, हालांकि ग्रेगर तो एक टाइटल था जो इन्हें मिला था, लेकिन जॉन मेंडल साहब की हम बात करें तो जॉन मेंडल साहब ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। ऑस्ट्रिया के एक गांव में थे और देखा जाए तो एक प्रीस्ट ये थे वैसे, और न सिर्फ प्रीस्ट थे बल्कि फिजिक्स के लेक्चरर भी रहे हैं। इनकी जो जिस जगह ये प्रीस्ट थे उस मोनार्ची में इन्होंने एक बार देखा कि मटर के जो पेड़ हैं, पी पाइसम जिसे आप कहते हैं, उसके 2 सीड अलग अलग हैं और वहीं से इनका एक मूवमेंट शुरू हुआ टुवर्ड्स जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स। इन्होंने उस मटर के उस कैरेक्टर को देख के कि जहां पे 2 अलग अलग सीड दिखे थे, वहां से कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आया। फिजिक्स टीचर थे, फिर भी बायोलॉजी इनका, क्योंकि बचपन से ये एनिमल और प्लांट हस्बेंड्री के इनका बड़ा एक रहा था साथ, तो उस नॉलेज की वजह से आप कह सकते हैं ये फिजिक्स के टीचर होते हुए भी वहां पे, और नेचुरल साइंस के भी टीचर थे क्योंकि, तो इन्होंने फिर मटर के इस पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का सोचा और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंटिन्यू किया 1856 से 1863 जी, 56 to 63 अपनी जिंदगी के 7 से 8 साल इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दिए और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो भी इन्हें फाइंडिंग्स मिली थी वो सारी फाइंडिंग्स इन्होंने फिर अपनी पब्लिश की 1866 में। 1866 में इन्होंने अपनी सारी फाइंडिंग्स पब्लिश की और जो भी पब्लिश इन्होंने की चीजें वो इन्होंने किस नाम से की? इन्होंने एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस नाम से इन्होंने अपनी जो भी रिजल्ट्स थे वो रिजल्ट पब्लिश किए और वो सारे रिजल्ट इन्होंने एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी, इस जर्नल पेपर में इन्होंने पब्लिश किए। तो अपनी जिंदगी के 8 साल इन्होंने जो मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, उन सारी चीजों को इन्होंने एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम से इस जर्नल में, जो एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून वो जगह थी जहां पे ये थे, तो एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी, इस जर्नल में अपने सारे रिजल्ट पब्लिश करे। ठीक है साहब, इतनी बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत? आगे क्या हुआ अब इस पे बात करते हैं। तो
एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी में इन्होंने जो अपना रिजल्ट पब्लिश किया था वो 1866 में पब्लिश हुआ था। ये अलग बात है कि इनके जो रिजल्ट्स थे वो उस समय फेल हुए जी, एक्चुअली बिना किसी रिकॉग्निशन के, बल्कि 1884 में इनकी डेथ हो गई। सीधी सी बात है, आप भी समझ सकते हैं 7 से 8 साल अगर अपने काम को ये देंगे और फिर इनके रिजल्ट्स उस समय नहीं वैल्यूएबल होंगे या फेल हो जाएंगे तो आदमी कहीं ना कहीं एक डिमोरलाइज कंडीशन में जाएगा। तो 1884 में मेंडल साहब इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि इनके रिजल्ट्स हम आज नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम आज इनके रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं तो वो इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 1884 में इन्होंने उस समय से अपनी बात को बहुत आगे कह दिया था। 1884 में शायद उस समय के लोग इनकी बात को समझ नहीं पाए, इनकी बात को समझ नहीं सकते थे क्योंकि इन्होंने अपनी बात बहुत आगे की कह दी थी। इनके मरने के 16 साल बाद 3 अलग अलग वैज्ञानिक, 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने इनकी ही बातें दोबारा रीडिस्कवरी की। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये बात करेंगे कि मेंडल साहब फेल क्यों हुए। आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि मेंडल के जो एक एक्सपेरिमेंट्स थे वो उस समय लोग नहीं समझ पाए। जैसा मैंने एक बात आपको बताई कि मेंडल इज अहेड ऑफ इट टाइम, एक तो ये अपने समय के बहुत आगे थे, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे सबसे बड़ी बात थी मेंडल एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हुए उस समय, ठीक है, क्यों आखिर ऐसा रहा कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। फेल का मतलब ये फेल वाला नहीं है, ये फेल है कि वो क्यों अनरिकॉग्नाइज रहा, क्यों ऐसा रहा कि 1866 में जो वर्क हुआ था और पब्लिश हुआ था वो 1900, बात समझने की कोशिश करिएगा, 1866 में पब्लिश हुआ और 1900 में ये माना गया कि मेंडल की बात सही थी। यानी 34 इयर्स लग गए इनको अपनी बात साबित करने में, और ये तो उस समय थे भी नहीं जब ये बात साबित हुई। तो ऐसा इसलिए था, सबसे पहली बात, कि जो इन्होंने जर्नल दिया था जिसमें इनका पेपर पब्लिश हुआ था उसका बहुत लिमिटेड सर्कुलेशन था। जर्नल एक तरीके के साइंस रिसर्च पेपर होते हैं, जैसा हमने ऊपर लिखा है एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी। तो इस टाइप के जो जर्नल्स होते हैं, जो पेपर्स होते हैं, ये सिर्फ साइंस के होते हैं और इनकी बहुत लिमिटेड सर्कुलेशन था क्योंकि सिर्फ ब्रून के ही साइंटिस्ट को पता लग पाया। तो एक लिमिटेड सर्कुलेशन के संग जब कोई चीज कही गई थी तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाई, पहली बात। दूसरी बात, लैक ऑफ एग्रेसिवनेस, इनके अंदर वो एग्रेसिवनेस नहीं था जो होना चाहिए था अपनी बात कहने के लिए जी। एक कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं था, एक एग्रेसिवनेस भी नहीं था कि हाँ ये मैंने बात कही है, मेरी बात सुनिए, वो बात इनके अंदर नहीं थी। कहीं ना कहीं मेंटल की पर्सनालिटी पे वो बात नहीं थी। सॉरी। तीसरी बात, जो तीसरी बात थी वो थी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं था। हालांकि उसकी वजह बाद में समझ में आई, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों था? क्योंकि सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्होंने जब हॉकवीट के संग किया तो वो फेल हो गया। हॉकवीट, जिसे हिरासियम भी कहते हैं, जब इन्होंने वही एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने मटर के ऊपर किए थे, सेल्फ पॉलिनेशन वाले, तो क्योंकि ये बात आज हमें पता है कि हॉकवीट प्योर लाइन नहीं है, इसलिए उस समय ये बात क्योंकि नहीं पता थी तो मेंडल को ये लगा कि यार मैं तो खुद भी सही हो सकता है ना हो। तो जो एक हमने अभी बताया लैक ऑफ अग्रेसिवनेस, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि आपको सवाल दिए जाते हैं और आपका सवाल सही होता है, फिर भी जब टीचर पूछता है कि भाई किसने कर लिया तो आप अपना हाथ नहीं उठाते क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कहीं ना कहीं
कि यार मैंने सही किया होगा, नहीं किया होगा, किया होगा, नहीं किया होगा। और जब टीचर करता है तो पूरी क्लास में शायद आप अकेले सही होते हो, लेकिन आपने हाथ नहीं उठाया है क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो प्लीज कॉन्फिडेंस रखिए, ये एक बहुत जरूरी है, खास तौर से आज के समय में। आज के समय में आप अगर आगे बढ़ना है तो कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। आप देख रहे होंगे कि हम एक बहुत लिमिटेड सर्कुलेशन में, लिमिटेड सीमित संसाधन में आपको ये क्लास दे रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस हाई है और उस कॉन्फिडेंस की वजह से इस बोर्ड के संग हम आपको ये क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे मेंडल की, वापस आते हैं। तो तीसरी बात थी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो था वो चीज इनके अंदर थी। चौथी बात जो एक खास बात थी कि उस समय, जिस समय मेंडल ने अपनी बात कही थी, उस समय डार्विन ज्यादा पॉपुलर थे और डार्विन की थ्योरी ज्यादा पॉपुलर थी। अगर आपको याद होगा, चार्ल्स डार्विन की बात कर रहे हैं हमें, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, नेचुरल सिलेक्शन की बात जिन्होंने कही थी, तो उनकी बात उस समय इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि उस समय कौन जेनेटिक्स की बात करता। और पांचवी बात, जैसा हमने कहा कि इनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही अहेड ऑफ टाइम था। भाई, इससे पहले किसी ने सोचा नहीं था कि मैथमेटिशियन या फिजिक्स का कोई बंदा बायोलॉजी में एंटर करेगा या बायोलॉजी में कभी मैथमेटिक्स आएगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ऐसे साइंटिस्ट ने बायोलॉजी में मैथमेटिकल डेटा को यूज किया और उसकी एक एनालिसिस की, और थोड़ी बहुत नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत नहीं हुआ है। इन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए तो थोड़े बहुत प्लांट के ऊपर नहीं किए, इन्होंने जनरेशन बाय जनरेशन करीबन 10,000 अलग अलग मटर के पौधों के ऊपर जनरेशन बाय जनरेशन काम किया और एक लंबा चौड़ा एक डेटा एनालिसिस दिया कि नहीं, मैं सही हूं, मैं अपनी बात सही कह रहा हूं। लेकिन बात वही थी, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। तो उस वजह से ये 5 बातें जो हैं, इनकी वजह से कहीं ना कहीं मेंडल उस समय अपनी बात नहीं कह पाए और अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा ज्यादा समय नहीं रहा। इनके डेथ के 16 साल बाद 3 अलग अलग साइंटिस्ट आए और ये 3 साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने इनके सभी लॉ की रीडिस्कवरी की। ये 3 साइंटिस्ट थे ह्यूगो डे व्रिस, आपने ये नाम शायद सुना हुआ होगा म्यूटेशन के कॉन्सेप्ट में, अभी आगे आएगा। तो ह्यूगो डे व्रिस जो थे पहले साइंटिस्ट, ये थे ह्यूगो डे व्रिस। म्यूटेशन की जब हम बात करेंगे आगे, उसमें इनका नाम आएगा। और देखा जाए तो ये म्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डीएनए से रिलेटेड है, अगले चैप्टर में आएगा। तो ह्यूगो डे व्रिस जो है, इसके अलावा दूसरा नाम आता है कार्ल कोरेट्स और तीसरा नाम आता है शेरमैक। इसमें से ह्यूगो डे व्रिस हॉलैंड को बिलोंग करते थे, कोरेट्स जर्मनी को बिलोंग करते थे और शेरमैक ऑस्ट्रिया को बिलोंग करते थे। 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे और इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी बातें कही और इंडिपेंडेंटली अपनी बात कहने के बाद इन्होंने मेंडल के लॉ की रीडिस्कवरी की। और रीडिस्कवरी के बाद क्या बातें सामने आई, कैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट हुए, ये सारी बातें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट की बात हम लोग कर रहे थे कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, कैसे किया था, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था पाइसम सटिवम के ऊपर। यानी मटर के ऊपर, और इसमें क्रोमोसोम थे 42 and 40। अब मटर के ऊपर जो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, ऐसा क्यों इन्होंने मटर को ही चुना?
क्या कोई बता सकता है कि मटर को ही इन्होंने क्यों चुना था? देखिए, सबसे पहली बात है, मटर को इसलिए चुना था क्योंकि मटर जो है उसकी लाइफ साइकिल एनुअल है, करीबन 3 महीने का लाइफ स्पैन है, तो बहुत जल्दी जल्दी नेक्स्ट जनरेशन आते हैं। दूसरी बात, मटर की आपको प्योर वैरायटीज मिलती है। तो जब प्योर वैरायटी मिलती है तो आप आसानी से अगली जनरेशन को बना सकते हैं क्योंकि प्योर लाइन मिल रहा है। एक और खास बात, इनके अंदर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलते हैं। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं, बहुत सारे कैरेक्टर्स जैसे हम देखते हैं प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, सीड शेप, तो ये कुछ बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं जिन्हें हम आसानी से डिफरेंस में देख सकते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं। इसकी एक और खास बात होती है, वो क्या खास बात है कि इसमें हम कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करा सकते हैं। मतलब एक्चुअली क्या है कि भाई बाइसेक्सुअल है, तो बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। लेकिन इसके अलावा ये एक और खास बात है, इट कैन अंडरगो क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है जी। अगर हम इसके अंदर, क्योंकि बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों मिलते हैं, अगर हम इसमें से मेल पार्ट हटा दें तो जो भी हम वांटेड मेल पॉलिनेशंस हैं वो इसके ऊपर डाल देंगे और क्रॉस पॉलिनेशन करा देंगे। तो मटर के अंदर ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बहुत आसानी से इसके हम सेलेक्ट करने के लिए इन्होंने चुना था, मेंडल साहब ने इसको चुना था कि भाई इतने सारे फीचर अगर एक संग मिल रहे हैं तो हम क्यों ना इसी को चुने। अच्छा, इसकी एक और खास बात थी कि इसमें सीड्स भी बहुत ज्यादा मिलते थे, क्योंकि एक बार में कई सीड्स मिल जाते थे तो आसानी से इसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। तो इसलिए मेंडल साहब ने मटर को ही सिलेक्ट किया था और मटर में 7 कैरेक्टर लेके शुरू हुई थी। हालांकि पहले इन्होंने शुरुआत में बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए थे, 34 कैरेक्टर्स करीब करीब लिए थे। कम करते 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 आखिरी में इन्होंने 7 कैरेक्टर ही लिए, जिसके ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कराया। ये 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे? ये 7 कैरेक्टर थे प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर, पॉड शेप, सीड कलर और सीड शेप। ये इन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। अच्छा, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स के फिर ट्रेट्स भी होते हैं। कैरेक्टर्स तो वो हैं जो आपको फिनोटाइपिक दिखते हैं, और फिर उन कैरेक्टर्स के अलग अलग ट्रेट्स पॉसिबल हो सकते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट हाइट के 2 ट्रेट हो सकते हैं, या फिर टॉल या डॉफ। ऐसे ही फ्लावर कलर में 2 ट्रेट हो सकते हैं, कलर्ड या व्हाइट। पोजीशन में 2 ट्रेट हो सकते हैं, एक्सियल या टर्मिनल। फ्लावर एक्सेस में निकलेगा कहीं पे या टिप पे निकलेगा, टर्मिनल निकलेगा। पॉड कलर या फिर ग्रीन होगा या येलो होगा। अब आप मटर की बात करें, मटर का जो कलर है, पॉड मटर की फली का कलर है। जब आप मटर, भाई घर पे मटर तो आपके आती होगी, मटर आप देखते हैं कैसी लेते हैं घर वाले? जब आप मटर देखते हैं तो मटर कैसी लेते हैं? बिल्कुल ग्रीन, बेहतरीन, बिल्कुल पीली तो नहीं लेते ना। तो मटर का भी एक कैरेक्टर है कि ग्रीन और येलो। शेप, कैसी फली लेना पसंद करते हो? बिल्कुल फ्लैट, तो इनफ्लेटेड आप लेना पसंद करते हैं, ना कि कॉन्स्ट्रिक्टेड। होती कॉन्स्ट्रिक्टेड भी है, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब थोड़ी सी जुर्री बात, जुर्री मतलब समझ गए ना, शेप थोड़ा सा फ्लैट नहीं होता है,
जैसे ये फ्लैट दिख रहा है, ऐसे ये ऐसे मटर दिखेगी हल्की सी। सीड कलर, अब वो सीड कौन सी बात कर रहे हैं? ये वो सीड है जो मार्केट में मिलता है, बोया जाता है जिसे कहते हैं, है ना, ग्रो करने के लिए। तो मटर का जब सीड की बात करते हैं तो हम पसंद करते हैं येलो सीड, हालांकि ग्रीन भी होता है। और शेप की बात करें तो राउंड लेते हैं, हालांकि रिंकल्ड भी मिलता है। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग ट्रेट्स मिल रहे हैं इन कैरेक्टर्स के। इन ट्रेट्स की एक और खास बात है, ये सारे ट्रेट्स अगर हम देखें, पहले जो हमने लिखे हैं ये डोमिनेंट है, और ये सारे ट्रेट्स हैं रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव आपने क्लास 10 पे पढ़ा है। डोमिनेंट क्या होता है? विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन इन सिंगल पोजीशन। जी, अगर एक सिंगल एलील भी आपको मिलता है, इसके बारे में भी हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, तो एक सिंगल एलील भी अगर मिलता है और वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है तो उसे कहते हैं डोमिनेंट। लेकिन जिसे डबल एलील्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसे कहते हैं रिसेसिव। ये सारे रिसेसिव हैं और ये सभी डबल एलीलिक कंडीशन में ही अपने आप को शो करते हैं। तो कुल मिला के ये आपके 7 कैरेक्टर्स हैं जो मेंडल ने पढ़े थे। मेंडल ने इन पे काम किया था, इन पे वर्कआउट किया था। आगे बात करना शुरू करें। इसमें कोई डाउट है? इतनी बात में कोई डाउट तो नहीं? चलिए साहब आगे बात करते हैं। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट की बात हम लोग कर रहे थे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। मोनो मतलब सिंगल, तो जब हम एक कैरेक्टर की बात करते हैं तो वहां पे जब पेरेंट्स के बीच में सिर्फ एक कैरेक्टर का डिफरेंस हो, व्हेन क्रॉस बिटवीन two parents which have one inheritable property या character। जब हम ऐसे क्रॉस की बात कर रहे हैं जहां पे एक ही हेरिटेबल कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इसके ऊपर हमारा बेस है पहला लॉ विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहने का मतलब है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, देखते हैं भाई। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर हम बात करेंगे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में सबसे पहले जो बात कही गई कि इसमें हमने कहा कि हम किसी एक कैरेक्टर को लेकर चलना है जो एक इनहेरिटेबल कैरेक्टर है। तो जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले होमोजाइगस मेल और होमोजाइगस ही फीमेल लेते हैं। मान लीजिए ये है सबसे कॉमन आप पढ़ते चले आए हैं टॉल और डॉल्फ। इस वक्त है ना, ये चीज आप सबसे पहले कॉमन पढ़ते चले आए हैं कि पेरेंट्स टॉल और डॉल्फ होते हैं। अब अगर हम टॉल और डॉल्फ की बात करें तो यहां पे जब गैमीट्स बनेंगे तो वो गैमीट्स में सिर्फ कैपिटल टी होगा और यहां पे जब गैमीट्स बनेंगे तो सिर्फ स्मॉल टी, और दोनों का क्रॉस करा देंगे तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है हमारा F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में जो सबसे पहले दिख रहा है सिंगल एलील होते हुए वो है टॉल। ठीक है ना, ये सब आप पढ़ चुके हैं, पता है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी मेरी बात। नहीं भी पढ़ा है तब भी समझने की कोशिश करिए। होमोजाइगस मतलब जब एक जैसे एलील होते हैं, तो होमोजाइगस मेल या एक दूसरा फीमेल है, ये भी होमोजाइगस है। और जब इन दोनों का क्रॉस करा रहे हैं तो क्योंकि कैपिटल टी सिंगल मिल रहा है और वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल,
तो हम ये समझ जाते हैं कि कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। यहां से कुछ बातें उठ के आती हैं, वो क्या है? पहली बात यह है कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं कुछ यूनिट्स। जिन्हें मेंडल ने कहा यूनिट फैक्टर, और बाद में इन्हीं को कहा गया एलील्स। तो कैरेक्टर्स को यूनिट फैक्टर यानी कैपिटल टी या स्मॉल टी जैसी चीजें कंट्रोल कर रही है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या कही गई? दूसरी बात ये कही गई कि जो भी एलील्स हैं वो पेयर में है। आप देखिए, जो भी एलील आपको दिख रहा है वो पेयर में, गैमीट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली आपको पेयर में दिख रहा है। अब इस पेयर में भी F1 जनरेशन में अगर हम बात करें, आप देख रहे हैं F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है, और हमने लिखा है एक कैपिटल टी जो है वो टॉल बना रहा है। तो इसमें से एक एलील अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा नहीं। जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसे कहते हैं डोमिनेंट, और जो नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा है उसे कहते हैं रिसेसिव। तो इस तरीके से लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको समझ में आ रहा है कि टॉल और डॉट के बीच में क्रॉस हुआ और बना टॉल। और इस टॉल से एक बात समझ में आ गई कि भाई कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं यूनिट फैक्टर। मेंडल ने यूनिट फैक्टर जिन्हें कहा था उनको बाद में नाम दिया गया एलील्स। ये एलील्स एक पेयर में रहते हैं, और इनमें से F1 जनरेशन में, जो कि हाइब्रिड है और ये फर्टाइल हाइब्रिड है, आगे कंटिन्यू करेगा F2 जनरेशन के लिए। तो इस हाइब्रिड में एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, एक अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। तो जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे डोमिनेंट कहते हैं, और जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा उसे रिसेसिव कहते हैं। ये बात आप लोग की समझ में आ रही है या नहीं? इतनी बात पे कोई दिक्कत हो तो प्लीज हम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कहां पे आपको दिक्कत आई है इतने पूरे लेक्चर में। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आज का आपका इतना टॉपिक, इतना लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो आप कल के सेशन में मुझसे सारे सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल मुलाकात होगी फिर दोबारा। गुड नाइट।